तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास एक मुलाकात में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी बहुत खास हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि आपके दिमाग में जो भी समस्याएं चल रही हैं सहारा को लेकर, सीआरसीएस पोर्टल को लेकर, उन सारी समस्याओं को हम एक ऐसे अधिकारी से आपके सामने उसका निचोड़ हम दिलवाएंगे या उसका कहीं के समाधान दिलवाएंगे कि आप भी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, कुछ आपको जानकारी मिली है। यूँ तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर और बहुत सारे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं जो गलत भी है, लेकिन आज हमारे सामने मौजूद हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि बक्सर के सहारा सेक्टर ब्रांच के मैनेजर हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे जितनी भी आपकी सारी समस्याएं थी, हमने पॉइंट आउट कर लिया है एक पेज पर। उन सारी समस्याओं से हम बारी बारी से सर से समाधान मांगेंगे और जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एक अधिकारी जो सहारा से जुड़े हुए हैं आज लगभग कई वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं, तो जब उनके द्वारा कुछ आपको बताया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके दिमाग में कहीं भी कुछ इफ और बट नहीं रहेगा। तो सर से सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो सहारा के डिपॉजिटर हैं उनके मन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, ये सीआरसीएस पोर्टल को लेकर। सीआरसीएस पोर्टल है क्या? सीआरसीएस पोर्टल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग जमाकर्ताओं के, हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के प्रश्नों के बारे में मेरे पास आप लोग आए हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं संतुष्ट करूं आपके माध्यम से अपने सारे जमाकर्ताओं को। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अपने सारे जमाकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज तक और अभी तक सहारा पर बहुत बड़ा भरोसा किया है, विश्वास किया है। तभी आज सहारा इस मुकाम पे है कि सरकार को इसके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करना पड़ा। पोर्टल मीन्स एक साइट होता है। आज हम लोग जान रहे हैं कि हमारी दुनिया जो है सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंड है। कोई भी मैनुअल वर्क धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। तो सहारा इंडिया ने अपने जमाकर्ताओं को देने के लिए प्रतिबद्धता जो जाहिर की थी कि अपने जमाकर्ताओं को मुझे भुगतान एनी हाउ करना है, सारे समस्याओं से जूझते हुए, उसके लिए लगातार प्रयास भी सहारा इंडिया कर रही थी। इस प्रयास में कोई कमी नहीं थी। भले वो दिख नहीं रहा था, ज़मीन पे नहीं आ रहा था, हम लोग से बार बार जमाकर्ताओं द्वारा सवाल किया जा रहा था कि भुगतान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हम लोग बार बार यही जवाब देते थे कि चूँकि मामला थोड़ा कानूनी है तो अभी निदान कुछ नहीं मिल पा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही कोई काम होगा। तो एक समय आया, बड़े खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि सहारा से भी खाते में जो आपका अमाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, और बार बार सहारा इस बात को कह रही थी कि प्लीज़ मुझे वो अमाउंट दिया जाए जिससे मैं अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान कर सकूं। लेकिन बहुत सारे क्लेम लगाए गए सहारा इंडिया पे, बहुत सारे। उसका अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में कह दूं कि बहुत तरह की बातें सहारा इंडिया के बारे में बोली गई। सहारा इंडिया ऐसे कर रही है, सहारा इंडिया वैसे कर रही है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क बार बार लगाए जाते कि सहारा इंडिया की नीयत में खोट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सहारा इंडिया ने पूरी तरीके से अपना समूचा योजनाबद्ध तरीके से जो भी केस मुकदमा चल रहा था उस पर सुनवाई हो रही थी, उस पर सब कुछ हर डेट पे हमारे वकील सारे लोग जाके अपना क्लियर कर रहे थे। एक समय अंतोगत्वा आया, 29 मार्च 2023 का वो दिन था जिसमें ऐतिहासिक एक फैसला हुआ कि सहारा से भी खाते में जो पैसे आपके जमे पड़े हुए हैं, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उस पैसे में से 5,000 करोड़। और इसमें एक चीज़ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इसमें। इनकी एक पहल हुई, इनके मंत्रालय द्वारा एक पहल हुई, दिन रात मेहनत करके, और एक पोर्टल बनाया गया और उनको एक आदेश दिया गया, सहकारिता मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि आप इस पैसे में से 5,000 करोड़ रुपया निकालिए और अपने जमाकर्ताओं को भुगतान कराइए, एक नया पोर्टल बना के अपने निरीक्षण में, जिसमें एक माननीय न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश महोदय और एक अधिवक्ता उनके साथ हैं, सम अग्रवाल साहब हैं, उनके द्वारा ये बताया गया। उनको एक मॉनिटरिंग टीम दी गई कि इस टीम के मार्फत से आप उनको भुगतान कराएं। और इन्होंने दिन रात मेहनत करके, और सहारा के लोग, हेडक्वार्टर के लोग, जो भी जैसे जैसे उनसे पूछा गया, उनसे डिमांड किया गया, जो जो उनको चाहिए होता है सारा देते हुए, और एक रास्ता निकाला गया। तो रास्ता अंत में यही निकला कि 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि आप भुगतान करें, पहला वो मनी था जिसको एक कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टोकन मनी के रूप में
उनको आदेश दिया कि चूँकि बहुत बड़ा पेमेंट करना है तो धीरे धीरे ही संभव है, एकाएक अगर बहुत सारा कुछ हम ऑर्डर देते हैं तो पैनिक हो जाएगा जमाकर्ता और करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक रास्ता दिया और उस पोर्टल का नाम दिया गया सहारा रिफंड पोर्टल, जिसमें एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे हम लोग घर बैठे, हमारे सम्मानित जमाकर्ता घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा उस पोर्टल पे डिमांड कर सकते हैं। अगर वो मोबाइल पे उनकी थोड़ी परेशानी हो रही है तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पे जाएं, जो कि माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा बताया भी है। पूरे भारत में 5.5 लाख ग्राहक सेवा केंद्र है जिनको ये आदेश दे दिया जा चुका है कि आप इनको सहयोग करें। हम लोग भी जो क्वेरी हो रही है कार्यालय से भी करा रहे हैं, लोगों को जितना सहयोग बन पा रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं। कार्यालय में दिन रात लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी बैठ के उनको जवाब दे रहे हैं और संतुष्ट करके भेज रहे हैं। और मेरा सबसे पहले बात करने के पहले एक करबद्ध प्रार्थना अपने जमाकर्ताओं से, अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं से कि अभी की स्थिति में पैनिक ना हो। होगा सबका, थोड़ा कोई आगे हो रहा है, थोड़ा पीछे हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा अभी उसमें परेशानियां आ रही हैं। किसी का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है, मोबाइल से अगर लिंक है तो नंबर बंद हो गया है, तो वो ज़्यादा पैनिक ना हो। धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से अपने काम को करें और अपने कागज़ को पूरी तरह तैयार करके उसके बाद अपना पोर्टल पे जाएं। तो पोर्टल पे जाते हुए अपना करेंगे। और मैं कहना, आपका और भी सवाल आएगा, मैं जिसका जवाब दूंगा, जो मुझे अभी समझ में आई मैं बताया हूँ, बाकी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मैं जानना चाहूँगा, आपके चैनल का नाम जानना चाहूँगा ताकि मैं बताऊँ लोगों को। वैसे चैनल का नाम नागेश भारद्वाज हुआ और एनडीटी एजुकेशन अवेयरनेस हुआ जी। तो अच्छी बात है, आपके चैनल को हम लोग अच्छी तरह से लोग देखें, समझें और ये जो कह रहे हैं उनकी बातों को मानते हुए अपना आगे का काम बढ़ाएं। धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि आपने सुना, सर ने बोला कि आपको पैनिक नहीं होना है। जहां तक मुझे याद है सर, सहारा पर जो ग्रहण है वो 2012 से लगा। 2012 से ही सहारा के डिपोजिटर जो है वह कुछ न कुछ झेल ही रहे हैं। करते करते या 9 साल हो गए या 10 साल हो गए, 2023 चल रहा है। तो आपने जब 2023 तक वेट किया, दर्शक जो हैं, तो आप एक बात याद रखिए कि अभी तक सहारा चूंकि टिकी हुई है। अगर सहारा में कुछ दिक्कत होता तो हम ये भी कहना चाहेंगे सहारा से अभी तक भाग चुकी होती। जैसे कि अभी मैं 2-3 कंपनी के नाम बता दूं, PSCL या फिर उसमें विश्वामित्र भी कंपनी आई थी। आप जानते हो कि विश्वामित्र भी आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए मैं सर से धन्यवाद कहूंगा कि अभी सहारा टिकी हुई है। सहारा के ऑफिस को देखकर या इन लोगों को ही देखकर हम लोग के मन में अभी भी कुछ होप है कि हाँ, हमारे पैसे अभी डूबे नहीं है, हमारे पैसे मिलेंगे। इसके लिए हम सहारा की टीम को और सुब्रतो राय जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि CRCS पोर्टल बनाया गया है, अभी तक कितने आवेदन आ चुके हैं? लगभग 1 महीने होने वाले हैं। और कितने लोगों का अभी तक रिफंड पैसा कर दिया गया है? अभी देखिए, ये मैं इसके बारे में जो भी जानकारी दूंगा तो मैं भी समाचार पत्रों द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसके आधार पे ही मैं दूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 3-4 दिन पहले का मेरा न्यूज़ है कि 23 लाख लोगों ने पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और ये संभवतः 4 दिन पहले का है, लेकिन 1-2 दिन थोड़ा पोर्टल डिस्टर्ब रहा है। मैं आज की बात कर लूँ तो 1-2 दिन पहले थोड़ा पोर्टल डिस्टर्ब रहा, तो थोड़ा संख्या कम होगा। लेकिन आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो संख्या कभी कम से कम भी हुआ होगा तो 30 लाख से ऊपर चला गया होगा। तो 30 लाख लोग अभी तक लगभग करा चुके हैं। मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, मैं जो समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ उस आधार पर मैं भी ये किया हूँ। चूँकि मेरे पास ऐसा कोई अभी जरिया नहीं है कि मैं आपको एक्यूरेट बता पाऊँ। जैसे पहले होता था कि मेरे पास से जो डाटा निकलता था, कुछ भी ऐसा होता था तो मैं अपने हेडक्वार्टर से थोड़ी मदद ले लेता था और मुझे मिल जाता था वो मदद, तो मैं एक्यूरेट बताता था। लेकिन मैं अभी लमसम बता रहा हूँ कि संभवतः 30 लाख लोग मिनिमम कराए हुए हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे। क्योंकि दिन रात हो रहा, मैं अभी यहाँ बात कर रहा हूँ और लोग अपने घर बैठे हुए दनादन डिमांड कर रहे हैं, तो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूरे भारत में ये हो रहा है, पूरे भारत में हमारे सम्मानित निवेशकर्ता हैं, तो पूरे भारत में ये मामला चल रहा है। तो ये एक सेकंड समझिए कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। सर, इसमें ये भुगतान की प्रक्रिया के सरकार कैसे अपना रही है? जैसे कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद देखा ये भी जा रहा है कि यूजर का सत्यापन भी कराया जा रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन कराया जा रहा है, उसके बाद वो एक मुश्त में से जो भी रकम है उस रकम में से कुछ हिस्सा वो देनदारी तय कर रहे हैं। क्या ये प्रोसेस यही चल रहा है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, एकदम आप सही सवाल किए हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिफाइन कर दूं, क्लियर कर दूं कि ये एक प्रोसेस ये बनाया गया है। आप पहला तो सवाल मैं ये कहूँगा कि ये सवाल दिमाग से निकाल दें आप लोग कि सहारा इंडिया का जो पैसा सहकारिता मंत्रालय के पोर्टल के द्वारा जो मिल रहा है वो 10,000 मिल रहा है, उतना ही मिलेगा। बहुत तरह की बातें मार्केट में आ रही हैं, आप प्लीज़ उस पर ना जाएं, अफवाहों पे ना जाएं।
10,000 एक आपका टोकन मनी के रूप में एक स्टार्ट मनी है, जिससे कि आपके अकाउंट के वेरिफिकेशन को फाइनली चेक करके ये देखा जा रहा है कि आपने जो डिमांड किया हुआ है वो सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब आपने डिमांड की प्रक्रिया बताई, तो डिमांड की प्रक्रिया का कारण ये था कि अब तक हम लोगों पे बार बार लांछन लगाया जा रहा था कि हमारे जमाकर्ता फेक हैं, हमारे जमाकर्ता फर्जी हैं। हमारे केस के दरमियान ये बहुत सारी बातें आई हैं। सहारा सेबी के विवाद के दरमियान समाचार पत्रों में बार बार ये निकाला गया, जिसका कि पटाक्षेप हो गया, सच की जीत हुई कि हमारे जमाकर्ता काल्पनिक हैं, बनावटी हैं, फेक हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर ये फेक हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 23 लाख या 30 लाख या 40 लाख कौन हैं जिनका डायरेक्ट आधार कार्ड से सत्यापन किया जा रहा है। आधार कार्ड से उनके मोबाइल पे OTP जा रहा है, उस OTP के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन सफल हो रहा है, और देन उनके बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन हो रहा है कि किस बैंक में उनका खाता है। एक डबल OTP की व्यवस्था की गई है कि उनके बैंक से वो आधार जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसमें उनका बैंक अकाउंट नंबर डायरेक्ट उठा रहा है। और मैं ये आग्रह करूँगा कि बिल्कुल ये सवाल ऐसा मन में ना रखें कि आपका अगर 2 लाख जमा है, आपका अगर 5 लाख जमा है तो आपका 10,000 ही मिलेगा। क्योंकि सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, और हर लोग एक सिस्टम बनाते हैं, हर एक सिस्टम में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ही हमारे जान पहचान के हैं और लेट नाइट मुझे फ़ोन करते हैं कि मुझे 50,000 रुपये की आवश्यकता है, आप प्लीज़ ऑनलाइन कर दें, मैं बड़ा बुरी स्थिति में फंसा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं दूर हूँ, कहीं मैं लेके पैसा उनको नहीं जा सकता हूँ। तो मैं उस परिस्थिति में उन्हें कहता हूँ ठीक है मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं 50,000 रुपया एक बार नहीं डालता हूं उनको, मैं उनके खाते में पहले 1 रुपया डालता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई क्या आपके खाते में 1 रुपया चला गया। जब वो इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि हाँ भैया आ गया है, तब मैं बाकी का 49,999 रुपये ट्रांसफ़र करता हूं, ताकि मैं ये सुरक्षित जानना चाहता हूं कि मेरा पैसा जिसको देना था उसके पास पहुंचा कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की एक प्रक्रिया है, कि अगर किसी का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख है तो एक साथ ना देके 10-10 हज़ार का एक फंडामेंटल बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और वेरिफिकेशन जो मेरा पेपर का हो रहा है वो सेटिस्फैक्शन के साथ हो और लोगों में जाएं। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज़ हमारे सम्मानित निवेशकर्ता बिल्कुल इस चीज़ की चिंता ना करें कि 10,000, चूँकि भाई कंपनी पैसा दे रही है। मैं सबसे पहले बार बार ये कह देना चाहता हूँ, कोई सरकार पैसा आपको नहीं दे रही है, मीडिएटर सरकार बनी है। सरकार द्वारा एक मीडिएटर बनाया गया है जिसमें सहकारिता मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है, और ये कंपनी की देनदारी है। पैसा किसने लिया? पैसा कंपनी ने लिया है। तो देनदारी किसकी है? कंपनी की है, और कंपनी बिल्कुल आप लोग को ब्याज सहित लौट आएगी। आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, बिल्कुल इधर की बातों पे ना जाएं। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, आपका पैसा आपका सूद समेत आपके ब्याज सहित आपको रिटर्न होगा। ये बहुत बड़ा अपडेट दिया है सर ने, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे केवल डिपॉजिट अमाउंट पूछा जाता है कि आपने सहारा में कितना पैसा जमा किया था। आपके दिमाग में घूमता है सवाल कि केवल डिपॉजिट अमाउंट मांगा जा रहा है तो मेरा ब्याज कहाँ गया। तो सर ने जैसे कहा कि आपको ब्याज सहित पैसा मिलेगा। लेकिन सर मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछूंगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक सहारा का जमा करता हूँ। बिल्कुल। और मैंने भी अपना ऑनलाइन किया हुआ है, और जब मैंने ऑनलाइन किया और जब मैंने अपना घोषणा पत्र को जब मैंने डाउनलोड किया, तो उसमें मैंने दूसरा पॉइंट जो था वो पढ़ा कि उसमें लिखा था कि मेरी अंतिम राशि भुगतान तक मैं किसी अन्य मंच पर अपना दावा नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 10,000 देकर आप फुसला देंगे, फिर मैं कहीं दावा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही। इसका मैं आपको क्लियर कर दूं कि सहारा से भी विवाद जब से शुरू हुआ, सहारा का जब से विवाद शुरू हुआ, उस समय से अब तक न जाने कितने ऐसे मंच तैयार हुए हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमारे भारतीय न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारे भारतीय न्याय में जो प्रणाली बनी हुई है, उसमें आज ये प्रणाली है कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत होती है तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कान खड़ा करके खड़ा हो जाता है कि आपने ऐसा कुछ किया है तो आपसे, और ये अच्छी बात है, पूछनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरे पे क्वेश्चन मार्क लगनी चाहिए, चाहे वो मंच हो, सरकारी कोई ऑफिस हो, या कोई भी ऐसा हो, नागरिक मंच हो, उसका भी अधिकार बनता है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार में आता है कि आप पूछ सकते हैं कि आपके साथ कोई दगाबाजी तो नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये, इसलिए मुझे लगता है सरकार ने ये जो बनाया होगा फॉर्मेट, ये इसलिए बनाया होगा कि जब इस प्रक्रिया में जो हमारी प्रक्रिया, कानूनी लड़ाई जो चल रही थी, सहारा से विवाद जो चल रहा था, इस दरमियान देखा गया कि पूरे भारत में जहाँ तहाँ
अजीब अजीब तरह के केस कर दिए गए जो इसका कोई आधार नहीं बनता था। तो हमको लगता है इन सारी प्रक्रियाओं को देखते हुए जमाकर्ताओं को ये कहा गया होगा कि अब तो सरकार पे विश्वास करो, सरकार आपके लिए पोर्टल लाई है, सहकारिता मंत्रालय आपके लिए पोर्टल लाई है, अब कम से कम जाके सहारा किसी कार्यालय में या किसी नागरिक मंच पे या किसी और ऐसे जगह पे जाके आप बार बार वाद करेंगे तो उस वाद का सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। तो आप पैनिक ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए शायद इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है। अभी तक तो बात किया हमने सीआरसीएस पोर्टल के बारे में, और थोड़ा डिपॉजिटर के हित के बारे में बात कर लिया जाए। बिल्कुल। जैसे हमारे चैनल पर बहुत लोगों का कमेंट आता है कि डेथ क्लेम का कोई सीआरसीएस पोर्टल पे है ही नहीं कि डेथ क्लेम कैसे करें, माइनर अकाउंट का क्लेम कैसे करें, उनके नेम में डिफरेंस है। जैसे कि एक मंजू देवी थी, उन्होंने कहा कि मैंने पहले सहारा पर मंजू कुमारी के नाम से मैंने खाता खोला था और मेरा आधार कार्ड में मंजू देवी हो गया है, तो मैं कैसे क्लेम करूं? ऐसे लोगों का आप समाधान कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो मैं डेथ क्लेम का चर्चा कर लूं। देखिए, डेथ क्लेम में होता क्या कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो चुकी है, उनके नॉमिनी हम लोग के सारे खातों में नॉमिनी का प्रावधान है, उसमें नॉमिनी जो बनाया जाता है पूरा उनका राइट बनता है कि वो नॉमिनी के रूप में अपना ये करें। लेकिन अभी चूंकि जिस पोर्टल में डाला जा रहा है उसमें पोर्टल में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर नेम। तो अगर अकाउंट होल्डर नेम में हम मृत्यु हुए व्यक्ति का नाम डालेंगे तो वो कहीं से सही नहीं होगा। लेकिन उस पोर्टल में एक जगह बनाई जाएगी, निश्चित रूप से हम लोगों ने इसका समाधान के लिए, इस तरह की समस्याओं के लिए अपने मंडल कार्यालय के थ्रू, अपने कमांड कार्यालय को लिख के दिया हुआ है कि उस पोर्टल में थोड़ा संशोधन कर दिया जाए कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे नॉमिनी के नाम का पोर्टल बनाया जाए, उसमें नॉमिनी के नाम का एक कॉलम बनाया जाए जिसमें हम लोग अकाउंट होल्डर, वहाँ पे एक टॉपिक लिखा रहेगा कि अगर दुर्भाग्यवश जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी हेतु वहाँ पे एक कॉलम बना दिया जाएगा जिसमें नॉमिनी के नाम से वो सारा कुछ उसमें डिटेल डाला जाएगा। उसमें सिंपल जमाकर्ताओं को कुछ नहीं करना है, जैसे हमारे सहारा इंडिया कार्यालय में होते थे। तो हमारे यहाँ का एक सिस्टम था कि जमाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी होने का प्रमाण, जो कि एक कोर्ट के द्वारा अफिडेविट किया जाता था, उसका प्रमाण पत्र लेके आते थे। तो हम लोग जमाकर्ताओं के नॉमिनी को उनका उत्तराधिकारी मानते हुए भुगतान की प्रक्रिया अपनाते थे। तो निश्चित रूप से ऐसी ही कोई प्रक्रिया आएगी, चूँकि पोर्टल के माध्यम से है तो अभी पोर्टल में ये चीज़ इंक्लूड नहीं किया गया है, जल्द ही कर दिया जाएगा। दूसरी बात आपने एक कही कि नाम में डिफरेंस आ रहा है, तो जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि इस प्रक्रिया को थोड़ा बहुत सुधार दिया गया है पिछले वीक में ही सुधार दिया गया है। किसी का शॉर्ट नेम है, टाइटल में थोड़ा अंतर है, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए वो पोर्टल ले रहा, चूँकि वेरिफिकेशन तो पेपर का हो रहा है ना, पेपर का वेरिफिकेशन हो रहा है। तो वहाँ पे अभी चूँकि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में हम लोग एफिडेविट का माध्यम बनाते थे, कोर्ट से एफिडेविट मंगाते थे, उस हिसाब से करते थे। लेकिन अभी वो मेरे अधिकार में तो है नहीं, डायरेक्ट पोर्टल पे डालना है। तो पोर्टल पे हो सकता है कि उसमें 30 दिन का जो समय आपका लिया गया है, तो इस तरह के मिसमैच को नहीं लिया गया है। अगर कोई मिसमैच आ गया, कोई डिफरेंस आ गया, किस तरह के क्लेम में कोई परेशानी आ गई, तो आपका जो दावा नंबर है उस दावा नंबर से आपको खबर किया जाएगा, देन आपको उसको सुधार लेंगे। इसलिए आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, इन तरह की समस्याओं का भी निदान हो गया है। और मैं तो कहूँगा कि अगर शॉर्ट नेम है, टाइटल है, तो एक बार ट्राई करके देखा जाए। अगर वो ले लेता है आपका, चूंकि इस पोर्टल में एक चीज़ बनाया गया है, कुछ भी चीज़ अगर मिसमैच टाइप का होगा तो आपका लेगा नहीं। तो उस सुधार की प्रक्रिया को डाला गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। मैं भी अपने वरिष्ठ कार्यालय से कोशिश करता हूँ हर चीज़ को रोज़ जानना, चूँकि नया चीज़ है तो नया चीज़ आ रहा है। तो हम लोग चूँकि ब्रांच पे बैठे हुए हैं, सेक्टर बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा लोग का आना जाना हो रहा है, ज़्यादा समस्याओं को पता चल रहा है, तो इसका भी निदान मिल गया है। तो थोड़ा बहुत आप लोग ज़रूर पहले एक बार कर लें। हमको अभी तक कोई क्लेम नहीं आया कि अगर हम देवी और कुमारी के नाम से किए हैं तो कहीं मिसमैच होकर हमारा रिजेक्ट कर दिया है। आप लोग प्लीज़ इसको कराएं। मतलब सर, भविष्य में लग रहा है कि पोर्टल में अगर किसी यूजर का कोई डाटा अगर गलत हुआ है तो उसको सुधार करने की कोई गुंजाइश निश्चित रूप से होगा। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, वो तो एकदम होगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग थोड़ा एक काम करें, चूंकि नई चीज़ है। तो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि पैनिक नहीं होना है। 2 दिन विलम्ब हो जाए, 4 दिन विलम्ब हो जाए, हमको ये पूरी तरह से ध्यान दे देना है कि मेरा पेपर, चूँकि लोग, कोई नौकरी वाला व्यक्ति है, वो कहीं कहीं रहा है, वो जहाँ जहाँ रहा, कुछ पैसे उसके बचे, उसने जमा कर दिया वहाँ के लोकल कार्यालय में। तो वो क्या करें, वैसे सारे जमाकर्ताओं के लिए मेरा एक ही कहना है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि सारे कागज़ को पहले एक जगह ले लें,
पूर्ण आश्वस्त हो जाएं कि अब मेरा कोई कागज़ कहीं इधर उधर नहीं है, और उस सारे को एक साथ रखने के बाद एक बार ही डिमांड करें। उस डिमांड में भी एक प्रक्रिया अपनाएं, चूँकि वो 3 कंपनी का हो रहा है, कुल मिला के 4 कंपनी का हो रहा है, तो सहारा क्रेडिट का सर्टिफिकेट अगर 5 है तो उसको एक साथ कर लें, हमारा क्रेडिट का है तो उसको एक साथ कर लें, सहारा यूनिवर्सल अगर है तो उसको एक साथ कर लें। चूँकि वो सिस्टमेटिक होगा तो जो डाटा वहाँ चेक कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सुविधा होगी, और आपके बारे में भी वहाँ पे सब कुछ अपडेट करने में सुविधा होगी, और आपको भी सही तरीके से पेपर को रखने में सुविधा होगी। और इस तरीके से आप कराएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और आप लोग का जो फॉर्म डाउनलोड हो रहा है उस फॉर्म के अपना फ़ोटो चिपका के नीचे सिग्नेचर करके पुनः उसको आप लोग अपलोड कराएं, और अपलोड कराने के बाद वो सारी कागजात को अपने पास प्लीज़ रख लें, वो ग्राहक सेवा केंद्र पे ना छोड़ें, उसको सिस्टम तरीके से आप लोग रख दें। और जो आपका दावा पेश किया जा रहा है उस दावा का भी जो नंबर आपको मिल रहा है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़ोन में तो रखें ही रखें, कहीं सेव करके रखें ही रखें, लेकिन उसकी एक प्रिंट आउट भी आप निकाल लें ताकि आपके पास एक पेपर हो जाए, और उस सारे को एक जगह एक पैकेट में बना के रखें कि कभी भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाए पोर्टल के माध्यम से, जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर कोई अगर मैसेज जाए, कुछ जानकारी लेनी चाहिए, तो तुरंत आप निकालें और उसको हाजिर कर दें। क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है ब्रांच में आते हैं तो आधा अधूरा पेपर लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आए कभी कुछ, तो ऐसे में प्लीज़ ये ऐसा करके आप ग्राहक सेवा केंद्र पे ना जाएं, ऐसा पेपर रख के आधा अधूरा आप अपना डिमांड ना करें। अपने पेपर को पहले पूर्ण रूप से तैयार कर लें। इसमें कार्यालय से जो सहयोग चाहिए आप लोग ले सकते हैं, कार्यालय आपको सहयोग करेगी, जो बन पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेगी, और आप देन उसको डिमांड करें तो निश्चित रूप से आपका डिमांड सफल हो जाएगा। ये ना तो इस वीडियो का अंत है और ना ही आपकी समस्याओं का अंत है। इस वीडियो का अगला भाग देखने के लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि हम बहुत जल्द इस वीडियो का अगला भाग अपलोड करने वाले हैं। सहारा के ब्रांच मैनेजर के द्वारा आपकी हर समस्याओं का समाधान बताया गया है। अगले वीडियो में हम उन सारी समस्याओं का समाधान आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए इंतजार करें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।